कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है और आज हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसी जंग की कहानी जो प्यार के लिए हुई थी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म ट्रॉय, जो कि ग्रीक के महान योद्धा एकिलेस और ट्रॉय के महान योद्धा हेक्टर की कहानी है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रीस की थिस्ली शहर में दो राजा अपनी विशाल सेना के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर युद्ध हुआ तो दोनों ओर से हजारों लोग मारे जाएंगे। इसलिए दोनों सेनाओं के राजा एमेगॉन और मेनलॉस एक दूसरे से बात करने के लिए आगे आते हैं। एगमेमनॉन कहता है कि वह पूरी दुनिया जीतने का इरादा रखता है, वही मेनलॉस चाहता है कि खून खराबा ना हो और मामला हल हो जाए। इसलिए एगमेमनॉन पुराने तरीके से हार जीत का फैसला तय करने के लिए कहता है, जिसमें दोनों सेनाओं के सबसे शक्तिशाली योद्धा एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और जो जीतेगा उसके राजा की जीत होगी। अब हम देखते हैं मेनलॉस की सेना के योद्धा बोआग्रियस को, जो काफी शक्तिशाली है। वही एगमेमनॉन अपने योद्धा अखिलेस को पुकारता है, लेकिन अखिलेस वहां पर नहीं है और उसे बुलाने के लिए तुरंत सैनिक जाते हैं। कुछ ही वक्त में अखिलेस युद्ध के मैदान में आता है। हालांकि अखिलेस अपने राजा के लिए युद्ध लड़ना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर हजारों सैनिक की जान का सवाल है, इसलिए अखिलेस लड़ने के लिए तैयार होता है। दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध शुरू होता है। बोआग्रियस दूर से अखिलेस पर भाले से प्रहार करता है, लेकिन अखिलेस बच जाता है। वह दूसरा भाला फेंकता है, जिसे अखिलेस दौड़ते हुए अपनी ढाल से रोकता है। तेजी से दौड़कर आ रहा अखिलेस बोआग्रियस के गले में खंजर उतार देता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। बोआग्रियस को मारने के बाद अखिलेस मेनेलॉस की सेना के सामने चिल्लाता है कि है कोई और योद्धा जिसके वह लड़ सके, लेकिन अखिलेस से लड़ने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। मेनेलॉस की सेना एगमेमनॉन के सामने सरेंडर कर देती है और वही युद्ध समाप्त हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ट्रॉय के शहजादे हेक्टर और पेरिस को, जो स्पार्टा में जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ट्रॉय और स्पार्टा के बीच अब सुलह हो चुकी है। पहले दोनों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। स्पार्टा का राजा एगमेमनॉन का छोटा भाई है और उसकी पत्नी है एलेन, जिसे हेक्टर के छोटे भाई पेरिस से प्यार हो जाता है। दोनों रात में चुपके से मिलते हैं और पेरिस एलेन को एक नेकलेस देता है और कहता है कि वह उसके साथ भाग चले। अगली सुबह हम देखते हैं कि हेक्टर और पेरिस अपनी नाव से वापस ट्रॉय जा रहे हैं। तभी पेरिस हेक्टर को बताता है कि एलेन भी उसके साथ है, जिसे देखकर हेक्टर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनके पिता ने दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए काफी मेहनत की थी, जो कि अब बर्बाद हो जाएगी। हेक्टर पेरिस से कहता है कि अब युद्ध होगा जिसे कोई टाल नहीं सकता और लाखों लोग मारे जाएंगे। जब स्पार्टा के राजा को पता चलता है कि उसकी क्वीन को हेक्टर और पेरिस लेकर चले गए हैं, तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और ट्रॉय के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए जहाजों को तैयार करने का हुक्म देता है। वह अपने बड़े भाई एगमेमनॉन से मिलने के लिए जाता है और कहता है वह भी ट्रॉय के खिलाफ युद्ध में उसका साथ दे। एगमेमनॉन युद्ध लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, क्योंकि वह सालों से ट्रॉय पर कब्जा करने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था, जो उसे मिल गया है। हालांकि ट्रॉय पर हमला करके उसे जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आज तक कोई भी दुश्मन ट्रॉय की ऊंची दीवारों को भेद नहीं पाया था। ट्रॉय का शहजादा हेक्टर और उसकी सेना बेहद शक्तिशाली है, इसलिए सलाहकार एगमेमनॉन को सलाह देते हैं कि इस खतरनाक युद्ध को लड़ने और जीतने के लिए उन्हें अखिलेस जैसे योद्धा की जरूरत होगी। लेकिन एगमेमनॉन कहता है कि अखिलेस नहीं मानेगा, क्योंकि वह अपनी मर्जी से लड़ता है और उसे कोई काबू नहीं कर सकता। तभी उसे याद आता है कि अखिलेस ओडिसियस के राजा ओडिसियस की कोई बात नहीं टालता, इसलिए वह अखिलेस को मनाने के लिए ओडिसियस के राजा को अखिलेस के पास भेजते हैं। हम देखते हैं कि अखिलेस और उसका कजिन भाई पेट्रोक्लस युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। तभी वहां पर ओडिसियस आता है और युद्ध में उनके साथ आने के लिए कहता है, लेकिन अखिलेस मना कर देता है। तभी ओडिसियस कहता है कि यह युद्ध इतिहास में जाना जाएगा और इस युद्ध में लड़ने वाले योद्धा का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगा। इतना कहके ओडिसियस वहां से चला जाता है, जिसके बाद अखिलेस अपनी माँ से मिलता है, जो उसे कहती है कि अगर वह युद्ध में नहीं जाएगा तो उसका एक खुशहाल परिवार होगा, लेकिन इतिहास में उसका नाम नहीं होगा। और अखिलेस इस युद्ध में जाता है तो वह दुनिया के महान योद्धा के रूप में जाना जाएगा, लेकिन वह जिंदा वापस नहीं आएगा। यह जानने के बावजूद अखिलेस युद्ध में जाने का फैसला करता है। अब हम समुद्र में सैकड़ों जहाजों को देखते हैं जो हमला करने के लिए ट्रॉय की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
वही ट्रॉय में हेक्टर और पेरिस का एलेन के साथ शानदार स्वागत होता है, जिसके बाद हेक्टर अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि हमें एलेन को वापस स्पार्टा को सौंप देना चाहिए। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि यह युद्ध अब किसी भी हाल में नहीं टाला जा सकता, क्योंकि एगमेमनोन ऐसा नहीं होने देगा। अब ट्रॉय में युद्ध की तैयारियां शुरू होती है। कुछ ही दिनों में ट्रॉय की सेना समुद्र में विशाल जहाजी बेड़ा देखती है, जो कि ग्रीक की सेना है, जिसकी आगेवानी कर रहा है अखिलीस और उसका भाई पेट्रोलिक्स। अखिलीस अपने भाई को जहाज की रखवाली करने के लिए कहता है। वही हेक्टर अपने योद्धाओं के साथ समुद्र किनारे तैयार है। नाव के नजदीक आते ही ट्रॉय के सैनिक चलते हुए तीर से उन पर हमला करते हैं, जिसका जवाब देने के लिए अखिलीस और उसके साथी शील्ड बनाकर आगे बढ़ते हैं और मौका मिलते ही हेक्टर की सेना पर जोरदार प्रहार करते हैं। दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध होता है। तब तक बाकी सैनिक भी समुद्र किनारे आते हैं। हेक्टर उन पर हमला करने के लिए अपने सैनिक भेजता है। तभी अखिलीस और उसके सैनिक अपोलो देवता के मंदिर पर हमला करके वहां के लोगों को मार देते हैं और अपोलो देवता की मूर्ति को अखिलीस तोड़ देता है, क्योंकि वो ट्रॉय के संरक्षक है। तभी वहां पर हेक्टर अपने सैनिकों के साथ आता है। अखिलीस के सैनिक हेक्टर के साथ आए कई सैनिकों को मार देते हैं और हेक्टर को घेर लेते हैं, लेकिन अखिलीस हेक्टर को नहीं मारता। वो हेक्टर को कहता है कि यहाँ से चले जाओ। उस दिन का युद्ध खत्म होने के बाद अखिलीस अपने पड़ाव पर आता है, जहाँ वो एक लड़की को देखता है, जिसे अखिलीस के सैनिक अपोलो मंदिर से लेकर आए थे। इस लड़की का नाम है ब्रिसेस, जो कि हेक्टर की कजिन बहन है। तभी एगमेमनोन अखिलेश को बुलाता है। वह अखिलेश से कहता है कि इतिहास राजाओं को याद रखता है, सैनिकों को नहीं, और कहता है कि तुमने अपोलो मंदिर लूटे। अखिलेश कहता है कि लूट में जो सोना मिला है उसे तुम ले लो। एगमेमनोन कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो मैंने ले लिया है। तभी कुछ सैनिक ब्रिसेस को वहां पर लेकर आते हैं। तभी अखिलेश सैनिकों को कहता है कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, लेकिन तुमने लड़की को नहीं छोड़ा तो कोई भी जिंदा घर वापस नहीं जाएगा। तभी ब्रिसेस कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की मौत हो। यह सुनकर अखिलेश शांत हो जाता है। तभी एगमेमनोन कहता है कि आज रात यह लड़की मुझे स्नान करवाएगी और फिर पता नहीं क्या होगा। वही ट्रॉय के महल में एक युद्ध के आगे की रणनीति तैयार करने के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ सभी लोग ट्रॉय की जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन हेक्टर कहता है कि हमें सतर्क रहना होगा। तभी पेरिस खड़ा होकर कहता है कि यह दो देशों की नहीं, दो आदमियों की लड़ाई है। कल मैं मेनालाउस को चुनौती दूंगा। जो जीतेगा एलेन को ले जाएगा और हारने वाले को शाम होते वक्त चला दिया जाएगा। अगली सुबह अखिलीस अपने सैनिकों को युद्ध में जाने से मना कर देता है। दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। ग्रीक आर्मी ट्रॉय की दीवारों के सामने मार्च करती है, मानो सैनिकों का विशाल महासागर आ रहा हो। एगमेमनोन हेक्टर को सरेंडर करने का एक आखिरी मौका देता है, लेकिन हेक्टर बहादुरी से मना कर देता है। पेरिस मेनालाउस को लड़ने की चुनौती देता है, क्योंकि यह लड़ाई उन दोनों की है। मेनालाउस एगमेमनोन से बात करके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब युद्ध के मैदान में पेरिस और मेनालाउस है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। वही अखिलीस और उसके आदमी दूर से देख रहे हैं। लड़ाई में मेनालाउस पेरिस पर हावी होता है। वह उसे बेरहमी से मारता है और पेरिस अपने भाई हेक्टर के कदमों में आकर गिरता है। मेनालाउस पेरिस को मारने ही वाला होता है। तभी हेक्टर उसकी तलवार मेनालाउस के आर पार कर देता है। यह देखकर एगमेमनोन उसकी सेना को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन इस सेना में अखिलीस नहीं है। जैसे ही एगमेमनोन की सेना ट्रॉय के नजदीक आती है, उन पर तीरों से भीषण हमला होता है। एगमेमनोन के कई सैनिक मारे जाते हैं। कुछ ही वक्त में ट्रॉय की सेना ग्रीक आर्मी पर हावी होती है और उन्हें पीछे हट करने के लिए मजबूर करती है। इस दिन के युद्ध में ट्रॉय की सेना जीत जाती है, जिसके बाद एगमेमनोन अपने पड़ाव में सेनापतियों के साथ युद्ध में मिली हार पर चर्चा कर रहा है। उसके लोग कहते हैं कि हम एलेन के लिए यहाँ आए थे, लेकिन जब उसका पति ही नहीं रहा तो हम किसके लिए लड़े। तभी ओडिसियस कहता है कि अगर हमें युद्ध लड़ना है और जीतना है तो हमें अखिलीस की जरूरत होगी और वो उससे बात करेगा। तभी उसका सेनापति कहता है कि अखिलीस पहले उस लड़की के बारे में पूछेगा। एगमेमनोन कहता है कि मैंने उसे छुआ भी नहीं और अपने सैनिकों को दे दिया। अब हम देखते हैं कि एगमेमनोन के कुछ सैनिक ब्रिसेस के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहां पर अखिलीस आ जाता है और उन सैनिकों को मार देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि अखिलीस अपने साथियों के साथ वापस जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तभी ओडिसियस वहां पर आता है और युद्ध में उसकी मदद मांगता है। वही ट्रॉय के सेनापति युद्ध का नियम तोड़ते हुए रात को हमला करने की योजना बनाते हैं। हेक्टर इसके खिलाफ है, लेकिन युद्ध परिषद का फैसला उसे मानना पड़ता है।
रात होते ही ट्रॉय की सेना ग्रीक के सैनिकों पर हमला करती है, जिससे एगमेमोन की सेना को काफी नुकसान होता है। अगली सुबह हेक्टर अपनी सेना के साथ ग्रीक की सेना की ओर मार्च करता है। वही ग्रीक की सेना सहमी हुई है। तभी वे लोग अखिलीस और उसके सैनिकों को आता हुआ देखते हैं। अखिलीस को देखते ही ग्रीक की सेना में जोश आ जाता है, लेकिन वह अखिलीस नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई पेट्रोलक्स था। अब दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध होता है। पेट्रोलिक्स अखिलीस की तरह ही लड़ता है, लेकिन जब उसका सामना हेक्टर से होता है तब हेक्टर उसे मार देता है। हेक्टर को लगता है कि उसने अखिलीस को मार दिया, लेकिन जब वह कवच हटाता है तब पता चलता है कि यह अखिलीस का भाई पेट्रोलिक्स है। जिसके बाद दोनों सेना युद्ध विराम करती है। जब अखिलीस का खास आदमी कैंप में लौटता है तब अखिलीस को बताता है कि कैसे वे लोग पेट्रोलिक्स को अखिलीस समझकर उसके पीछे गए और पेट्रोलिक्स की मौत हो गई। उस रात हेक्टर अपनी पत्नी को भागने के लिए खुफिया रास्ता बताता है, क्योंकि अखिलीस के भाई की मौत के बाद हेक्टर को लगता है कि ग्रीक की सेना अब ट्रॉय की दीवार को तोड़ देगी। अगली सुबह हेक्टर और अखिलीस युद्ध के लिए तैयार होते हैं। अखिलीस अकेला ट्रॉय की दीवार के सामने आकर हेक्टर को पुकारता है और उसके साथ लड़ने की चुनौती देता है। हेक्टर लड़ने के लिए युद्ध मैदान में आता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। हेक्टर बहादुरी से अखिलीस का सामना करता है, लेकिन आखिर में अखिलीस हेक्टर को मार देता है और अपने रथ के साथ उसकी लाश को बांधकर अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर ट्रॉय के लोग सहम जाते हैं। उस रात हम देखते हैं कि ट्रॉय का राजा प्रियम अखिलीस से मिलने के लिए उसके खेमे में आता है और अपने बेटे का शरीर मांगता है। अखिलीस हेक्टर का शरीर सौंप देता है। उसे भी अफसोस होता है। वह कहता है कि उसने अब तक जितने भी योद्धाओं का सामना किया उसमें हेक्टर सबसे श्रेष्ठ था। साथ ही अखिलीस मृत राजकुमार के सम्मान में शौक रखने के लिए किंग प्रियम को 12 दिन का वक्त देता है और कहता है कि अगले 12 दिन तक कोई ट्रॉय पर हमला नहीं करेगा। अब अखिलीस ने जो वादा किया था उससे एगमेमोन को लगता है कि उसके और भी सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। तभी ओडिसियस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाता है। वह लकड़ी का एक महाकाय घोड़ा बनाता है, जिसे समुद्र के किनारे रखकर ग्रीक की सेना समुद्र की पहाड़ी के पीछे जाकर छिप जाती है, मानो कि लगे कि वे चले गए। 12 दिन का शौक खत्म होने के बाद जब ट्रॉय के राजा और सैनिक बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई भी ग्रीक सैनिक नहीं है, उनके जहाज भी नहीं है, लेकिन उन्हें वहां पर एक महाकाय घोड़ा दिखता है, जिसे देखकर पेरिस कहता है कि हमें इसे जला देना चाहिए। तभी एक पुजारी कहता है कि हमें इसे ट्रॉय के अंदर ले जाना चाहिए, क्योंकि यह देवताओं का उपहार है। अब सैनिक घोड़े को लेकर ट्रॉय की दीवार के अंदर ले जाते हैं। जब रात को सब चले जाते हैं तब हम देखते हैं कि घोड़े में से ओडिसियस, अखिलीस और उसके सैनिक निकलकर बाहर आते हैं और ग्रीक की सेना के लिए ट्रॉय के दरवाजे खोल देते हैं। ग्रीक की सेना ट्रॉय में दाखिल होते ही शहर को जलाना शुरू कर देती है। ट्रॉय के लोगों की मार काट करते हैं। अखिलीस ब्रिसेस को ढूंढ रहा है, वही शाही परिवार खुफिया रास्ते से भाग रहा है। तभी ट्रॉय के राजा प्रियम को एगमेमोन मार देता है। वहीं पर ब्रेसिस भी होती है, जो देवताओं से प्रार्थना कर रही होती है। एगमेमोन उसे पकड़कर उठाता है। तभी प्रिंसेस एगमेमोन के गले में खंजर मार देती है और एगमेमोन की वहीं पर मौत हो जाती है। एगमेमोन के सैनिक ब्रिसेस पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन अखिलीस वहां पर आकर ब्रिसेस को बचाता है। तभी दूर से पेरिस अखिलीस को देखता है और उस पर तीर चलाता है, जो अखिलीस के पैर के आर पार हो जाता है। अखिलीस उसके सामने जाता है, तभी उसे और तीर लगते हैं। ब्रिसेस पेरिस को मना करती है। अखिलीस नीचे गिर जाता है। ब्रिसेस उसके पास जाती है। तब अखिलीस उसे कहता है वो वहां से चली जाए और वह पेरिस के साथ चली जाती है, जिसके बाद अखिलीस की मौत हो जाती है। पूरा ट्रॉय जलकर खाक हो चुका है। ट्रॉय में ही अखिलीस का अंतिम संस्कार होता है और इस तरह महान योद्धा अखिलीस का अंत हो जाता है। लेकिन हेक्टर और अखिलीस जैसे योद्धा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है।